Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I'm Sanjeev Gupta, a commercial real estate expert. और आज का टॉपिक है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू चेक व्हाइल बाइंग ए प्रॉपर्टी। किसी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी है, उसके बारे में आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए जो तरीका है वो रहता है उसके डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना दूसरे के नाम पर। यानी कि प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है। प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका नाम चेंज हो जाता है। तो क्योंकि ये अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग भी रहते हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो यही समझना है कि प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को जो ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि प्रॉपर्टी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। क्या वो एक एग्रीकल्चर लैंड थी या किसी अथॉरिटी ने उसको अलॉकेट किया था? कहाँ से प्रॉपर्टी चली और आपके पास जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए है वहाँ तक वो प्रॉपर्टी कैसे पहुँची और जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है वो प्रॉपर्टी किस वे में आपको बेच रहा है। वे का मतलब ये है कि उसके अंदर वो 2 तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है। तो लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर जो वे ऑफ ट्रांसफ़र रहता है वो रहता है एग्रीमेंट टू सेल, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपका जो वे ऑफ ट्रांसफ़र रहता है वो होता है सेल डीड। तो एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल डीड में फ़र्क है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि आप यू आर इन एग्रीमेंट टू सेल विद द अदर पार्टी ऑन सम कंसीडरेशन, यानी कुछ पैसा लेकर मैं उस एग्रीमेंट को आपके से एग्रीमेंट कर रहा हूँ सेल करने का, और अपनी पावर्स और अपनी जितनी भी मेरे पास उसकी अथॉरिटीज़ वगैरह मिली हुई थी मेरे को उसको यूज़ करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो मैं आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाय द विल एंड द पावर ऑफ अटॉर्नी। एंड इन केस ऑफ सेल डीड हमारी जो है वो 100% ओनरशिप वो ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर ओनरशिप पूरी मिलती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप आपको नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस रहता है। तो अगर हम बात करें कि कोई प्रॉपर्टी है जो डीडीए ने अलोकेट की है, किसी को शॉप है और हम उसको खरीदने जा रहे हैं, तो हमें डॉक्यूमेंट्स की चेन चेक करनी है। टोटल कैसे चेक करनी है? तो सबसे पहले डीडीए जब अलोकेट करती है किसी को प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले वो अलॉटमेंट लेटर के थ्रू इसको अलोकेट करती है। तो किसी को अलॉटमेंट लेटर इशू होता है। सपोज ए इज द पार्टी जिसके नाम पर अलॉटमेंट हुई है। अब अलॉटमेंट होने के साथ-साथ क्या करती है, उसके अंदर एक डिमांड लेटर भी इश्यू करती है उसको कि आपने कुछ पेमेंट जमा करानी है जो डीडीए से आपने प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो। तो जो बायर है, वो जो ए पर्सन है, वो उसके अंदर अपनी पेमेंट जमा कराता है थ्रू बैंक। तो आपको वो बैंक से जब वो जमा कराता है तो डीडीए कुछ रिसीट्स देती है, तो हमारे अलॉटमेंट लेटर के बाद वो रिसीट्स की कॉपी चाहिए होती है। इन केस अगर अलॉट रिसीट्स की कॉपी आपके पास नहीं है, तो उसके पास अपने बैंक की स्टेटमेंट भी मिल सकती है, जिससे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो आपकी उसने पेमेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। डीडीए को पूरी पेमेंट जमा कराने के बाद आपको वो इश्यू करता है परपेचुअल लीज़ की कॉपी, क्योंकि ये लीज़ और प्रॉपर्टी है, इसलिए परपेचुअल लीज़ जो कि 99 ईयर्स के लिए रहती है, आपको इश्यू करता है। और साथ-साथ आपको एक वो देता है आपको साइट लेआउट। साइट लेआउट यानी कि एक मैप आपको देता है जिसके ऊपर आपका सेक्टर लिखा होता है, उसके अंदर आपका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स की यूनिट लिखी होती है। यूनिट के बाद आपका जो शॉप है वो शॉप डीमार्क की जाती है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में इस लोकेशन के ऊपर है, और उसके लेफ्ट में, राइट में और फ्रंट और बैक साइड में क्या चीज़ है। कोई शॉप है, कोई फ्रंट में आपके कोई रोड है, या कोई स्ट्रीट आपके सामने आ रही है, तो वो उसको एलोकेट आपको आपको डीमार्क कर देते हैं, सो दैट आपकी लोकेशन जो है कंफर्म हो जाए कि यही प्रॉपर्टी आपने डीडीए से ली हुई है। और उसके साथ साथ आपको वो एक पोजीशन का लेटर इश्यू करते हैं, जिसको हम ऑफिस पोजीशन भी बोलते हैं, ताकि आपको वो पोजीशन ऑफर कर रहे हैं। पोजीशन ऑफर करने के बाद अब उसके बाद एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है, आपका आता है साइट पोजीशन का। साइट पोजीशन के अंदर डीडीए का कोई जो आपका जो कोई भी एम्प्लॉय वगैरह होता है, वो आपके साइट पर जाकर आपको साइट आपको एलोकेट कर देता है, और आपको पोजीशन आपको हाथ में दे देता है कि आपको हैंड ओवर कर देता है साइट बेसिकली। और साथ में एक आपको एक डॉक्यूमेंट इश्यू कर देता है, जिसको बोलते हैं फिजिकल पोजीशन। तो इस तरीके से सबसे पहले आपका रहा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको मिला पेमेंट रिसीट्स आपको मिली। पेमेंट रिसीट के बाद आपको मिला परपेचुअल लीज की कॉपी। परपेचुअल लीज के बाद आपको मिला साइट लेआउट प्लान। साइट लेआउट प्लान के बाद आपको मिला ऑफिस पोजीशन। ऑफिस पोजीशन के बाद मिला आपको साइट पोजीशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की अभी प्रॉपर चेंज हो गई, इसको डीडीए के पेपर्स बोला जाता है जनरल टर्म्स के अंदर। उसके बाद जब जो बायर था, जो ए बायर था, अब वो इसका ओनर बन गया एक तरीके से। उसने प्रॉपर्टी लीज के ऊपर, परमिशन लीज के ऊपर अपने अपने डीडीए से उसे परचेज कर लिया। अब उसके पास दो ऑप्शन होती है, या तो वो उसको यूज़ कर सकता है और या उसको वो सेल कर सकता है। और उसके साथ साथ उसका ऑप्शन होती है कि वो लीज होल्ड को फ्री होल्ड में कन्वर्ट भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर आपके 100% राइट नहीं मिलते, और अगर आप चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे ढंग से, तो परपेचुअल लीज के अंदर लिखा होता है कि दिस प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है, इसके ओनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और आपको जब भी कभी सेल करनी है या ट्रांसफर करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बट लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर हम जाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, जब एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसको मान लिया जाता है कि वो आपको परमिशन मिल गई है। अदरवाइज अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, पेपर चलेंगे, तो आपको मिलेगा उसके अंदर कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। तो अब क्या है उसके पास, आइदर वो एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को, यूज़ कर सकता है, उसको बना सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, अपने उसको एंजॉय करता है। लेकिन अगर उसको
अगर वो चाहता है कि इसको फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर लूँ, तो फ्री होल्ड में कन्वर्ट करने का तरीका मैं बताया था, बहुत सिंपल सा तरीका है। उसके अंदर वो डीडीए के पास जाता है, एक एप्लीकेशन होती है, वो एप्लीकेशन को सबमिट करता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के साथ-साथ उसके अंदर कुछ ड्यूज़ उसमें कुछ फीस रहती है जो कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन फीस जिसको बोलते हैं, तो वो फीस अप्लाई होती है। उसके अलावा जब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड में एक डिफरेंस ये भी रहता है कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें ग्राउंड रेंट एक जाता है, क्या है, क्योंकि लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई है तो ग्राउंड रेंट आपका उसका जाएगा हर साल का। तो उसके अंदर उसको आपको अगर कोई ग्राउंड रेंट अगर बैलेंस बचा हो तो आपको वो भी पे करना पड़ता है फ्री होल्ड करने वक्त, और उसके साथ में उसमें कोई इंटरेस्ट ड्यूज अगर कोई रह जाते हैं तो वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी फीस जमा कराने के बाद जब उसको अप्लाई कर देते हैं तो डीडीए जो परपेचुअल लीज की जो कॉपी थी वो आपसे ओरिजिनल ले लेती है और उसके ऊपर क्रॉस करके उसको कैंसिल करके आपको दे देती है, और साथ में आपको उसको फ्री होल्ड कन्वर्ट कर देती है। फ्री होल्ड कन्वर्ट करने का मतलब है कि आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है जिसको बोलते हैं कन्वेंस डीड। कन्वेंस डीड को शॉर्ट फॉर्म में सीडी भी बोलते हैं। तो कन्वेंस डीड जब आपके पास आ जाती है तो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाती है। अब आपके पास ऑप्शन थी, आप एंजॉय कर सकते हैं, एक के पास ऑप्शन थी, या उसको सेल भी कर सकते हैं एज ए लीज प्रॉपर्टी, या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कन्वर्ट करना था। अगर मान लीजिए वो लीज प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, तो अब कोई बायर आता है उसके पास बी, और ए जो है उसको लीज और प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करना चाहता है, क्योंकि सेल तो यहाँ पर प्रॉपर है ही नहीं वो, क्योंकि वो खुद ही लीज के ऊपर लिया हुआ है। तो आगे भी वो एग्रीमेंट टू सेल ही कर सकता है, रजिस्टर एग्रीमेंट टू सेल का रजिस्टर कर देगा उसके नाम पर, और अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी, अपनी विल और अपनी स्पेशल पावर अटॉर्नी, ये सब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग साइन करवा लेते हैं। अगर वो कोई प्लॉट वगैरह अगर शॉप नहीं है तो प्लॉट के साथ में उसके हम कंस्ट्रक्शन के राइट्स उसके अंदर अप्लाई करने के लिए, उसके इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, और या वाटर कनेक्शन अप्लाई करने के लिए, वो सारे हम लोग परमिशन उससे हम अपने नाम पर ट्रांसफर करा लेते हैं। तो ये तो रहा, अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ए से बी के पास गया, ऐसे ही बी से वो सी के पास भी जा सकता है। लेकिन अगर ए ने वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर ली और बी को ट्रांसफर करना है, तो अब वो उसको जब सेल करेगा तो वो सेल डीड के ऊपर करेगा। तो हमारा डॉक्यूमेंट अब जो बन जाता है वो सेल डीड बन जाता है, कन्वेंस डीड के साथ में नेक्स्ट आगे सेल डीड आ जाती है, और सेल डीड के साथ वो 100% ओनरशिप उसके पास चली जाती है बी के पास। अब बी के पास भी ऐसी ऑप्शन होती है, आगे वो सेल डीड कर सकता है उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए, या एंजॉय कर सकता है। तो इस तरीके से हमने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी, डीडीए के डॉक्यूमेंट्स के बाद हमारे पास आइदर एग्रीमेंट टू सेल्स की कॉपी आती है, या कहीं पर वो फ्री होल्ड हो जाता है फर्स्ट पॉइंट पे या सेकंड पॉइंट पर जाकर, तो उसके बाद हमारे पास कन्वेंस डीड की कॉपी भी साथ में जुड़ जाती है, और कन्वेंस डीड के बाद हमारी सारी सेल डीड की कॉपी आ जाती है। तो इस तरीके से इस एक ट्रांसफर से दूसरे ट्रांसफर, दूसरे से तीसरा ट्रांसफर, इस तरह से कई जनों को ट्रांसफर हो सकता है। अब जब आप परचेज करने आए, आपको ये देखना है कि लास्ट जो आपके पास जो प्रॉपर्टी बेचने आया है उसके पास जब ये प्रॉपर्टी आई हुई है, तो उसके जो पिछले वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे आप इस तरीके से पूरी चेन को चेक कर लीजिएगा, नंबर वाइज, सीरियल वाइज आप चेक कर लीजिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डीडीए, देन फर्स्ट टू द नेक्स्ट ट्रांसफर, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट ट्रांसफर, टिल द टाइम जब तक उसके पास प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के राइट्स नहीं आए थे, आपके ओनरशिप नहीं आई थी जो आपको बेचने के लिए आया हुआ है। तो ये तो रहा कि आपके पास प्रॉपर्टी जो आपको बेच रहा है। अगर वो, अब ये देखना कि अगर वो जो बेचने वाला है प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है वो एक इंडिविजुअल है या एक कंपनी है। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड आप चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि जो बेचने वाला है वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं है, और उसकी आप उसको एग्रीमेंट में आप उसको एंटर कर सकते हैं उसका सेल डीड के एग्रीमेंट के अंदर। अगर वो प्रॉपर्टी आपको कंपनी के नाम से ट्रांसफर हुई तो उसके अंदर आपको चेक कर लेना चाहिए कि उसके अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है, और उन डायरेक्टर्स में चेक करने के लिए आपको सीआईएन नंबर, जिसको कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, वो आप वेबसाइट से चेक भी कर सकते हैं कि उसमें डायरेक्टर कौन कौन से हैं। और उसके अलावा अगर कंपनी की जो है आरओसी की कॉपी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी आप उसको देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाए डायरेक्टर्स के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, और किनके पास ये प्रॉपर्टी सेल करने की पावर है भी या नहीं है। और अगर पावर है तो मान लो कोई एक जने को अगर वो उन्होंने ऑथराइज किया साइन करने के लिए, तो उसका ऑथराइजेशन लेटर और बोर्ड रेजोल्यूशन कॉपी साथ में ले लीजिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास आ जाते हैं तो आपको जो ये डील करने का है, एग्रीमेंट टू सेल में एंटर करने के लिए आपको 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 ठीक रहेगा, और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इन केस कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कमी है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए और उसकी वेरिफिकेशन प्रॉपरली कर लेनी चाहिए। तो ये रहा सारा टाइटल चेक करने का तरीका आपका। इन केस अगर ये तो था डीडीए की प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई डेवलपर की प्रॉपर्टी आती है, लेट से दिल्ली के अंदर ही कोई डेवलपर है जिन्होंने डीडीए से कोई कमर्शियल प्लॉट एलोकेट की लिया है, परचेज किया है, और उसके बाद वो उसको डेवलप करके सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में दो केस होते हैं, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रहती है, या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो उसको सेल कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेशनल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इन केस अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो बिल्डर जब पहले प्रॉपर्टी जब डीडीए से जो डॉक्यूमेंट, जैसे हम इंडिविजुअल केस में थे, ऐसे ही बिल्डर को भी डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेन मिलती है, वो उसकी कॉपी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जब वो सेल करने के लिए शुरू करता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले उसको अपना जो होता है, अपना मैप जो होता है, जो सैंक्शन कराना होता है अथॉरिटी से, डीडीए से जो है मैप सैंक्शन हुआ, तो हमें सैंक्शन मैप की कॉपी जरूर देख लेनी है, और सैंक्शन मैप की कॉपी के अंदर जिस लोकेशन को, जिस यूनिट को हम परचेज कर रहे हैं यार, उसकी आप एग्जैक्ट लोकेशन भी चेक कर लीजिएगा, ताकि उसमें कोई डिफरेंस ना आए आपको जो बताया गया और उसके अंदर। और रेरा की गाइडलाइंस भी है कि जब तक आपका सैंक्शन नहीं हुआ था प्रोजेक्ट पूरा,
तब तक आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो आप सैंक्शन में भी कॉपी जरूर देख लीजिए, रेरा की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से बिल्डर से खरीदने जाते हैं तो वो आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाता है और उसको रजिस्टर करा देता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट को। अब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट ही आगे भी सेल करने पर, ट्रांसफर करने पर वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट के रूप में ही चलता रहेगा और आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट की कॉपी जो है बिल्डर के पास जाकर वो आपको नाम चेंज कराना पड़ता है और आप उसको रजिस्टर करा लेते हैं। और अगर वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बन जाती है या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी शुरू में ही थी वो, तो उस केस के अंदर बिल्डर वायर एग्रीमेंट के बाद जब भी वो ऑपरेशनल प्रॉपर्टी बनती है तो अब वो सेल डीड आप उसी करवा सकते हैं और सेल डीड करवा लेनी चाहिए और आगे जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो सेल डीड की फॉर्मेट में ही बेचेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इस तरीके से यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जो है होती है उसके अंदर हमारे को खसरा खतौनी और म्यूटेशन की बात करनी पड़ती है, इंतकाल की बात करनी पड़ती है। तो उस केस में भी हमारे को देख लेना है कि कैसे एक फार्मर से दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे के पास ट्रांसफ़र हुआ, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। और उसकी जो चेक करने के लिए जो हमारे को उसकी इंतकाल की कॉपी सभी चाहिए होती है। उसके अलावा उसका सीजरा जिसको बोलते हैं मैप, वो भी चेक कर लेना चाहिए ताकि हमारे को पता लग जाए जिस फार्म को आप खरीदने जा रहे हैं वो प्रॉपर वही वाले लोकेशन पर है या कोई और तो नहीं है। तो दोस्तों कुछ मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है इसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है इसके बारे में तो आप मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, कोई कुछ अगर कहीं पे कोई एम्बिग्यूटीज़ में क्वेश्चन लगती है तो बात कर सकते हैं आप उसके लिए। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको पसंद आई तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली एजुकेशनल वीडियोज़ को आप और भी देख पाएँ और प्रॉपर्टी की आप, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब भी आप कोई सेल परचेज़ करेंगे तो आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाली है। थैंक यू सो मच।